Good morning, friends. Divine Lights Association एंड बेस्ट इंफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रुप के लिए मैं कमल चंद्र आप सबके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग गुप्त काल के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने गुप्त काल के संस्कृति के बारे में पढ़ा था। आज हम गुप्त काल के आर्थिक और सामाजिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबके बीच पहला जो राजा होता था वो केंद्र बिंदु होता था शासन इकाई का। जैसे आज भी होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं, स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। तो उस तरह से जो सर्वोच्च मतलब केंद्र बिंदु जो था वो उस समय राजा होता था। ठीक है। राजा को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। ठीक है। तो मंत्री परिषद जो होता था उसमें उच्च वर्ग के लोग ज्यादा होते थे। तो मंत्री परिषद आज भी होता है। जैसे आज भी आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। तो मंत्री परिषद भी होता है जो संसद में रहते हैं लोग, है ना। तो उस तरह से उस समय भी मंत्री परिषद होता था। बस नाम चेंज था दोस्तों। यही नाम हम लोग को देखना है अलग अलग। ठीक है। तो जो उस समय का मंत्री परिषद था उसको अमात्य कहते थे। अमात्य या कुमार अमात्य, है ना। कुमार अमात्य कहिए या फिर कुमार अमात्य, जो भी कहिए। संधि विच्छेद करेंगे तो कुमार अमात्य होगा और एक ही में बोला जाता था कुमारामात्य। ठीक है। तो अमात्य या कुमारामात्य, तो ये नाम होता था जो मंत्री परिषद था। ठीक है। उसके बाद होता था महा महाबलाधिकृत बल, है ना। बल जो होता था महाबल अधिकृत, ये तीन शब्द हैं। तो इसको बोलते हैं महाबलाधिकृत। ठीक है। ये होता था सेनापति, है ना। सेनापति, राज सेनापति बोलते हैं उस समय महाबलाधिकृत। ठीक है। उसके बाद होता था महादंड नायक। ये होता था न्यायाधीश को बोलते थे महादंड नायक। ठीक है। उसके बाद होता था संधि विग्राहक। तो जब युद्ध उद्ध होता था तो संधि किया जाता था, है ना, किसी से। तो ये सब का काम कौन देखता था? तो संधि विग्राहक उसको बोलते थे। ठीक है। उसके बाद होता था दंड पास। तो दंड पास किसको बोलते थे? जो पुलिस प्रशासन का मेन होता था, हेड होता था, है ना, उसको बोलते थे दंड पास। और जो छोटे छोटे पुलिस होते थे उनको जाट या भाट भी बोला जाता था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद होता था महाभंडागारक। महाभंडागारक, तो जो पैसा होता था कहीं से भी आता था, टैक्स वसूला जाता था या फिर कहीं से जो भी अर्न होता था, जो रखा जाता था जहाँ पे, उसके हेड को बोला जाता था महाभंडागारिक। ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और नाम है सर्वाध्यक्ष। तो सर्वाध्यक्ष होता था जो सारे राज्य का हेड होता था, उसको बोला जाता था सर्वाध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद एक होता था
महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक ये होता था जो अभिलेख लिखवाए जाते थे, है ना। राजाओं ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाते थे, तो वो जो लिखवाने का काम देखता था उसको बोला जाता था महाअक्षपटलिक। ठीक है, तो ये कुछ नाम है दोस्तों जो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो प्रशासन की इकाई थी, जैसे आज ग्राम ग्राम है ना, तो इसमें ग्राम प्रधान होते हैं। तो उस समय जो थे वो थे ग्रामिक। ठीक है, ग्रामिक बोला जाता था। उसके बाद जो तहसील होता था या ब्लॉक कहिए, उस समय बोला जाता पेट, तो उसके हेड को बोला जाता था पेटपति। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद आता था जिला स्तर को बोला जाता था विस, है ना, विस बोला जाता था। तो विस जो था वो जिला था, विस को जो हेड होता था विस का वो विसपति बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद राज्य आता था, तो राज्य के हेड को ऊपरिक बोला जाता था, है ना। उस समय क्या बोलते थे, भुक्ति। जो राज्य था उस समय, प्रांत जो है वो राज्य नहीं या प्रांत नहीं बोला जाता था, उस समय बोला जाता था भुक्ति। उसके हेड को बोला जाता था ऊपरिक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देश आता था, तो देश को देसी बोला जाता था, और जो हेड होता था उसका, उसको बोला जाता था गोपरांग। ठीक है, और जिस जो सीमांत प्रदेश का हेड होता था, जैसे सीमा वाले क्षेत्र के जो हेड होता था सीमांत प्रदेश का, उसको बोला जाता गोपत। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है, ये प्राचीन हिस्ट्री है, तो टर्म बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो आप लोग इसको याद नहीं करिए, बस आज के टाइम से को रिलेट करके देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग को ये समझने वाली बात होती है, एंशियंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो रटा नहीं जा सकता है, बस समझ सकते हैं हम लोग, समझ के ही याद रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये प्रशासन की इकाइयाँ थी। आइए कुछ अब ये आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति में दोस्तों पहले देखेंगे कर व्यवस्था, टैक्स। वहाँ पे टैक्स कैसा लिया जाता था, कौन कौन सा था। तो पहला टैक्स जो होता था वो भाग होता था। भाग मतलब होता था जो भूमि से उपज होती थी, जैसे गेहूं चावल, जो भी उपज के रूप में लिया जाता था उसको बोलते थे भाग। ठीक है, तो भाग जो होता था वो इस प्रकार का टैक्स होता था जो उपज से लिया जाता था। ठीक है, भाग कितना उस समय था, तो 1/6 से 1/4। तो उस समय का भाग, उस समय का जो कर व्यवस्था था कितना लिया जाता था, तो उस समय का टैक्स जो लिया जाता था 1/6 से 1/4। आज तो कई स्लैब हैं, 18% का है, 12% का है, 5% कुछ है ना। तो इस तरह से है, तो उस समय 1/6 से 1/4 तक लिया जाता था। पहला हो गया भाग। अब दूसरा होता था बलि। बलि क्या होता था, तो बलि होता था जो धार्मिक कर होता था। धार्मिक, उस समय धर्मों पर भी कर लगाए जाते थे, तो जो धार्मिक कर होता था उसको बोलते थे बलि। ठीक है, उसके बाद होता था भोग, है ना। भोग होता था जो स्वेच्छा से राजा को अर्पित करते थे। वहाँ के लोग जो थे, जो जनता थी, वो स्वेच्छा से, मतलब
जितना जिसको हो पाए और जब हो पाए। ऐसा नहीं था कि आपको देना ही है, कोई कंडीशन नहीं था उसमें। तो कोई सब्जी देता था, कोई कुछ भी दे देता था, कोई फल दे देता था। तो राजा को जो अपने मन से दिया जाता था उसको बोला जाता था भोग। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद होता था शुल्क। शुल्क जो विक्रय कर था, है ना, विक्री कर। उसके बाद होता था उपरांगिक, उतरंग, उतरंग और ऊपरिक, है ना, उतरंग और ऊपरिक। ये कुछ टैक्स के बारे में है, आप लोग को इतना याद रखना चाहिए। 4-5 टैक्स है, ज़्यादा नहीं है, तो ये याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कर था वो कैसे लिया जाता था। आज तो मान लीजिए पैसा ही लिया जाता है ना, और किसी माध्यम से तो टैक्स नहीं लेते हैं लोग। लेकिन पहले क्या था, पहले नगद और अ, नगद और उपज के रूप में लिया जाता था। तो जो नगद लिया जाता था उसको बोलते थे हिरण्य। क्या बोलते थे? हिरण्य, है ना। हिरण्य मतलब सोना नहीं दोस्तों, हिरण्य यहाँ एक भा कर का नाम है। ठीक है, कर ये भी है, ये भी कर व्यवस्था में आता है, जैसे भाग, भोग, बलि, उपरंग, उतरंग, ऊपरिक, शुल्क, ये सब कर है ना। उसी तरह से हिरण्य भी एक कर है जो नगद में लिया जाता था। मतलब आप पैसा दे दीजिए, है ना, ये नगद हो गया। और जो उपज के रूप में लिया जाता था, आपको बता दिया, उसको भाग कहा जाता था, है ना। तो ये दो तरीकों से कर लिया जाता था। इसके बाद कुछ भूमि के प्रकार हैं, जैसे आज भी भूमि के प्रकार होते हैं ना, तो उस समय भी भूमि के प्रकार थे। तो आइए एक एक करके उसको भी समझ लेते हैं। तो जो खेत है, आज हम लोग खेत बोलते हैं, खेत, फार्म, इंग्लिश में फार्म। तो खेत जो जिसको बोलते हैं, उस समय उसको बोलते थे क्षेत्र। क्या बोलते थे? क्षेत्र, है ना। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, तो क्षेत्र बोलते थे। और वास्तु, वास्तु बोलते थे जहाँ पर घर होता था, गांव समझ लीजिए, घर बनता था या घर बनने वाली जो जमीन होती थी उसको बोलते थे वास्तु। उसके बाद होता था खिल्य। खिल्य होता था जो खेत जोती नहीं जाती थी उसको बोलते थे खिल्य। मान लीजिए आप एक साल जोत लिए, इस बार खेत अपना जोते हैं, लेकिन अगले साल छोड़ दिए, तो वो खेत जोती नहीं गई है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे खिल्य। ठीक है, उसके बाद होता था अप्रत। अप्रत मतलब होता था जंगल की जो भूमि होती थी, जहाँ पर जुताई नहीं होती थी। आज भी जहाँ पे जंगल है वहाँ पे क्या कोई जोतता है? नहीं जोतता है। तो उस तरह की भूमि को अप्रत बोलते थे। ठीक है, इसके बाद होता था गोचर। गोचर ऐसी भूमि जहाँ पे पशु चरते थे, मतलब चारागाह जो होता था उसको बोलते थे गोचर। ठीक है, उसके बाद होता था अप्रद। अप्रद भूमि बोलते थे विवादित भूमि को, है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड भूमि होता है। मान लीजिए आपके और हमारे के बीच में घर में या फिर कहीं भी खेत में अगर विवादित भूमि है, उस पर लड़ाई झगड़ा है दो लोगों के बीच में, उसको बोलते थे आपरद। ठीक है, तो ये कुछ भूमि के प्रकार हैं, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। उस समय वर्षा पे ही निर्भर थे लोग ज़्यादा करके। कृषि वहाँ पे बहुत अच्छा था। ठीक है, और कपड़ा उद्योग सबसे विकसित था उस समय का। ठीक है, और व्यापार भी बहुत अच्छी अवस्था में था। तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आइए सामाजिक स्थिति देख लेते हैं।
जो सामाजिक स्थिति है वो चार वर्ण में विभाजित था उस समय भी, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। तो जो पहले कर्मों पे आधारित होता था ये वर्ण व्यवस्था, अब जो है वो जाति पर होने लगी थी। मतलब अब जन्म से माना जाने लगा था, पहले कर्मों से माना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये चीज जाति से माने जाने लगी, ठीक है। तो जो 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 मैंने दोस्तों दो कर नहीं बताए हैं तो उसको भी बता देते। उतरंग, आपसे एक टैक्स के बारे में मैंने बताया था, टैक्स मतलब कर के बारे में। उतरंग, तो उतरंग होता था जो कायस्थ से लिया जाता था, ठीक है। कायस्थ एक थे, वो देते थे, उनसे लिया जाता था उतरंग। और ऊपरिक भी मैंने शायद नहीं बताया है। तो अस्थाई जो लेते थे, मतलब कृषि करते थे, अस्थाई नहीं रहते थे, कभी कभी कृषि करते थे। अस्थाई कृषि जो करते थे उनके लिए होता था ऊपरिक, ठीक है। ये दो कर हमने वैसे बताया था, तो ये भी याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो समाज व्यवस्था में अब परिवर्तन हो गया था, अब जाति पे निर्भर हो गई थी, पहले जो कर्म पे था, ठीक है। एक यहाँ पे नई जाति मिलती है अभिलेखों में, ठीक है। कायस्थ, जो पहले नहीं होता था। तो कायस्थों का काम यही लेखन वखन होता था, है ना। लेखन होता था उनका काम, तो वो कायस्थ, ठीक है। उसके बाद चांडाल, चांडाल जो थे वो गांव के बाहर रहते थे, है ना। चांडाल जो थे वो गांव के बाहर रहते थे, उनका जो है फाहियान ने उल्लेख किया है, ठीक है। फाहियान कहता है कि जो चांडाल हैं वो नगर से बाहर निवास करते हैं, ऐसा बोला है, ठीक है। और जो दंड व्यवस्था थी वहां पर आप लोगों से मैंने बताया था कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, है ना। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। उसके बाद में मैंने बताया था जो बार बार गलती करता था, राजद्रोह करता था, उसका केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। तो ये दंड व्यवस्था थी, वहाँ पे समाज काफ़ी अच्छा था, है ना। फाहियान ने बताया है कि यहाँ के लोग सुसज्जित और सुव्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक स्थिति हो गया दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं ऑडियो के माध्यम से, मैं आप लोग को ज़रूर आंसर करूँगा। और इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।